तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो हमने भौतिक विज्ञान के लिए आखिरी क्षणों में तैयारी करने के लिए एक वीडियो सीरीज प्रारंभ की है, उसका ये आज 6वां वीडियो है। और आज से हम लोग अति लघुत्तरीय और जो बड़े प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा टाइम इसमें हम वेस्ट नहीं करते, सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव शून्य है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर क्षेत्र भी शून्य होगा? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, उस बिंदु पर क्षेत्र भी शून्य होगा। तो क्षेत्र से मतलब है वैद्युत क्षेत्र से। किससे मतलब है? वैद्युत क्षेत्र से। तो थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। ये कह रहा है कि स्थिति क्या है, किसी बिंदु पर विभव शून्य है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि किस बिंदु पर विभव शून्य होता है, और फिर ये पूछ रहा है कि क्या यह संभव है कि किसी मतलब वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी शून्य होगा। तो ऐसी कोई स्थिति आपको पता है? कौन सी स्थिति है? बहुत अच्छा, निरक्षीय स्थिति की बात हम करते हैं। एक तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। निरक्षीय स्थिति ये होती है, ये राइट बैक बाइसेक्टर होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच जाएगी एक लंबवत रेखा, उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं? जब निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु, मान लीजिए P बिंदु है, यहाँ पर हम जब विभव फाइंड करते हैं तो विभव का मान V इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। लेकिन इसी बिंदु पे यदि हम E का मान फाइंड करें वैद्युत क्षेत्र का, तो वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? P अपॉन Q नहीं आता बेटा, R क्यूब होता है। ये वैल्यू होती है। तो बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। एक नंबर का ये प्रश्न है, 2011 में पूछा गया है। तो संभव है, और किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति। अच्छे समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न में आप लोग गलती कर रहे हैं। मैं 2-3 बार से देख रहा हूं कि इस प्रश्न में आप गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? ये पूछ रहा है किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव पूछ रहा है, और आप क्या फाइंड कर दे रहे हैं? उल्टा कर दे रहे हैं। मतलब हमेशा तीव्रता ही आप फाइंड करते हैं। क्या कह रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी क्या पूछता है? विभव पूछता है, राइट? आगे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए, तो इसमें आप गलती कर रहे हैं। तो अब आपको अच्छे समझना है कैसे इसका हम फिगर बनाएं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव दिया है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो किस तरीके का होगा? इस तरीके का होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ A बिंदु होगा, यहाँ B बिंदु होगा। हम बहुत डीप इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फाइनल तैयारी कर रहे हैं, और फाइनल तैयारी में हमको जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्न को यहाँ पे समझना है, राइट? तो AB है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप 2L ले लीजिए, 2A ले लीजिए, आपकी इच्छा है। क्लियर है? कौन सी स्थिति में कह रहा? निरक्षीय। अभी बताया था निरक्षीय स्थिति राइट बाइसेक्टर होगा। ठीक बीचों बीच आपको एक लंबवत रेखा खींचनी है। इस पे कहीं पे भी एक बिंदु P ले लीजिए। ले लिया। अब यहां पे आप प्रोग्रामिंग कैसे करें कि हमारे पास एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है। हमें जो दूरी चाहिए P की, वो इस आवेश से और इस आवेश से चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? Q से चाहिए और किससे चाहिए? P से चाहिए। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, तो ये L हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? L। मान लीजिए यहां से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। तो ये कैसा? अभी मैंने कहा भी था ये 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया? उसका कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? R² प्लस L², राइट? और इस साइड भी क्या हो जाएगी? R² प्लस L²। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सही है। अब हम प्लस Q के कारण P पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र में। यहां पे लिखूंगा नहीं, है ना? तो प्लस Q के कारण, किसके कारण? प्लस Q के कारण, हाँ, बिंदु, बहुत लिखते नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना? P पर वैद्युत क्षेत्र, यानी इसको मैं B कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके कारण आप निकालेंगे तो इसी लाइन को आपको आगे बढ़ाना है इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इस बोर्ड में लिख रहे हैं, तो सीधी रेखा नहीं भी आएगी, समझ ली। इसी लाइन को आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। सही है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जब हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं तो उसकी दिशा कहां को आती है? बाहर की ओर आती है। और सीधे फॉर्मूला लगाना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, कौन सी डिस्टेंस चाहिए हमें? BP। क्या चाहिए? BP का स्क्वायर, राइट? और यहां पे लिख भी देना है किसकी ओर? बाहर की ओर, राइट? बाहर की
और। क्लियर हो गया? इसी को सॉल्व करते हैं। 1/4πε0 q ओवर, अब बीपी की वैल्यू क्या थी बेटा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, वहां अंडर रूट है तो ये कट जाएगा। इतना आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्शन कहां को है? बाहर की ओर है। किसकी ओर है? बाहर की ओर है। क्लियर है ना? अब यहां पे देखिए ये बाहर की ओर है, जब हम नेगेटिव से निकालेंगे तो इसी लाइन पे कहां को आना है? अंदर की ओर। किसकी ओर आना है? अंदर। सेम फॉर्मूला आएगा, मैं सीधे लिख देता हूं। EA इक्वल्स टू 1/4πε0 q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये किसकी ओर होगा? अंदर की ओर। सही है? अदरवाइज यहां पे डिस्टेंस बराबर थी, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो सकता था? 0 हो सकता था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये स्थिति बन रही है। कौन सी स्थिति बन रही है? इस तरीके की स्थिति बन, एक ही डायरेक्शन ये है, एक ही डायरेक्शन। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसके क्या करेंगे? यहाँ पे फैक्टर करेंगे। भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट, जब फैक्टर करेंगे तो यहां आप बीच में से एक डायरेक्शन डालेंगे, इसका एक फैक्टर यहां आएगा ऊपर की ओर, जिसको हम कहेंगे EB। अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण है, यहां भी क्या है? थीटा कोण, तो यहाँ पे EV साइन थीटा। अच्छी तैयारी है आपकी, राइट? और इधर वाला जो आएगा वो आएगा EA कॉस थीटा, राइट? फिर इस वाले का करेंगे तो एक नीचे आएगा जो आएगा EA साइन थीटा, और फिर यहां आएगा दोबारा कॉस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। अरे सही से समझ में आ गया? अब होगा क्या यहाँ पे? इतना ही समझना आपको, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या हो जाएगी? कट जाएगी। सही है ना? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सा इसका कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसकी फिगर में फिर से बना के दिखाता हूं आपको, केवल इतना ही पोर्शन की। ठीक है? देखो क्या स्थिति आ रही है वहां पे, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, केवल इसको समझो। क्लियर है? ये है EB, ये है EA, राइट? यहां पे हमने क्या किया? इस तरीके से यहां आया EB साइन थीटा, ये केवल उसके सर पे जो फिगर बन रही, P पे जो फिगर बन रही, राइट? यहां क्या आया था? EA साइन थीटा, राइट? और इस कंडीशन में क्या आ रहा है? EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा। क्लियर है? जब हम इस बिंदु पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। क्यों होंगे ये घटक? हाँ, क्योंकि एक दूसरे के बराबर भी है, एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पे जो परिणामी बचेगा वो यही बचेगा, तो यही चीज आपको फाइनल रखनी है। फिजिक्स इतनी है, EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा, राइट? अब यहाँ पे EA प्लस EB और कॉस थीटा को क्या ले लो? कॉमन ले लो। क्लियर हो गया? अब EA EB की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। यहां पे देखिए जो कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? हमेशा आधार बटे क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार क्या है उसका? L है। क्या है? L। पहली वाली फिगर आप देखेंगे L अपॉन, और यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर। अब यहां पे तो केवल कर्ण आना है ना, तो इसका क्या लिख दो? 1/2 लिख दो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? और यहाँ पे EA और किसकी वैल्यू आ जाएगी? EV की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब बोल्ड इतना ही है तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं। देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी उनसे आपको वैल्यू रखनी है, तो हमारे पे परिणामी वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, सही है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर क्या आएगा? 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है EA की वैल्यू, ये है EV की वैल्यू, दोनों बराबर थी ना। और यहां पे किसकी वैल्यू? L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। सॉल्व करें इसको, ये डबल हो गया है, ये अब हो रहा डबल, तो ये अब हो जाएगा। तो यहां पे 1/4π क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट, ये डबल हो जाएगा 2QL लिख लीजिए इसको, है ना? एक ये है, एक ये है, और अपॉन में क्या लिख लीजिए बेटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये देखिए मल्टीपल है, ये आया तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। और जो ये वाली वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? P। क्या कहते हैं? P। तो 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा? P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। देखा जाए तो फॉर्मूला यही है। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन लेते हैं हम, इफ R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, राइट? तब हम L स्क्वायर को छोड़ देते हैं, और तब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P ओवर, और यहां देखिए है ना, R
स्क्वायर यहाँ है 3/2 यहाँ है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 बच रहा है। क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं, इसको लेते इरेजर, इसको मैं इस तरीके से सीधे क्या लिख सकता हूं, क्यूब लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? क्यूब। तो यही फॉर्मूला आता है निरक्षीय स्थिति का। किसका? किसका आता है? निरक्षीय स्थिति का। समझ में आया? क्लियर हो गया? पक्का? यहीं पे अगर आपको पूछा जाता है विभव, क्या पूछा जाता है? विभव। आपको डिट्टो करने, फॉर्मूले में चेंज कर देना। जहां पे आपने ई का फॉर्मूला लिखा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा ना, वहां पे आप भी के लिए क्या लिखोगे? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर लिखोगे। क्या लिखोगे? आर लिखोगे। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप इस मान को पॉजिटिव लिखेंगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो फटाफट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं आपको वो वाली वैल्यू भी बताता हूं। सही है? एक फटक से फिगर बनाते हैं और उसमें हम करेंगे सीधे किसके लिए? विभव के लिए। किसके लिए करेंगे? जल्दी जल्दी बताऊंगा। है ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है सेंटर पॉइंट, ये है निरक्षीय स्थिति, ये है पी बिंदु। यहां से हमें डिस्टेंस चाहिए, यहां से भी हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितनी आई? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये है, सॉरी ये वाला है आर, थोड़ा समझ लेना है। ये वाला क्या है? आर, और ये वाली वैल्यू क्या है? एल। सही है? ये भी कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। अब हमें सीधे करना है प्लस क्यू के कारण पी पर, तो उसको हम बी कह दें। अरे सही है, यहां पे मैंने बी दिया था ना, आप चाहें तो 1 भी कह सकते हैं। तो सीधे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अब यहां से आर स्क्वायर आता है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर एल स्क्वायर, शॉर्ट में कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए होना क्या था, वहां पे होल स्क्वायर होता है, इसलिए क्या हट गया था? रूट हट गया था। यहां पे रूट नहीं हटेगा। हटेगा नहीं, ये पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव भी लिख दीजिए, पॉजिटिव के कारण है। फिर ऐसे ही आप बी ए के कारण निकालेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर, और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टोटल निकालना है, तो ये है अदिश राशि, क्या है? जो कि इन दोनों का सम होगा, वी ए प्लस ये, और फिर क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड क्या करना है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। फटाफट में चले, तो ये हमारे 2-3 प्रश्न सॉल्व हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आते हैं आप लोगों को? हाँ, कूलाम के नियम वाला है। किस किस को आता है? सबको आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चित्र बनाएंगे, फटाफट समझ लेंगे। आपको एक लाइन लेनी है, ये लिखता है एक प्लस 4e और एक प्लस e। ठीक हो गया? ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? a है। यहां तक सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा है कि इसमें एक तीसरे आवेश को कहां रखे कि ये संतुलन की अवस्था में, किसमें हो? मान लीजिए हम कहते हैं यहां पे रख लेते हैं, कि कोई बिंदु है ना, P बिंदु है, क्या है? इस पे रख लेते हैं, जो कि यहां से, अब हम अपनी तरफ से कह रहे हैं L दूरी पर है। क्या है? अगर यहां से L दूरी है तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़िया है ना? तो बहुत इजी है। अब संतुलन की अवस्था क्या है मैं बताता हूं। इन दोनों के बीच बल F1 मान लीजिए, इन दोनों के बीच बल F2 मान लीजिए। ये दोनों ने आपस में क्या होना है? बराबर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इन दोनों के बीच बल, यानी कि 4e और q के बीच बल बराबर होना है q और e के बीच बल। बहुत इजी है ना? डायरेक्ट कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फटक से, क्योंकि टाइम बचाना है हमको, आप क्या करेंगे? दोनों के बीच बल है F1। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4eq अपॉन L स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? L ही तो है डिस्टेंस। ओके। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और eq अपॉन a माइनस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने कहा संतुलन की अवस्था है, तो F1 इक्वल्स टू F2, ये होगी कंडीशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर उसके बाद जब इनको बराबर रखेंगे आप, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4eq अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट eq अपॉन a माइनस L। थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। यहां देखिए q से
ई से ई। अभी जरूरी नहीं है इतना आप दिखाएं, राइट ना। हमारे पे बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 4 बच रहा है, ध्यान देना आप, बच क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 बच रहा है, अरे सही है, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, अपॉन क्या बच रहा है बेटा, एल स्क्वायर। इधर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और a माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां से आगे हम फंस जाते, बहुत इजी है। आप इसको लिखिए 4/1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन a माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहां दोनों में स्क्वायर है, दोनों में क्या है, स्क्वायर। तो यहां इसका क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रूट। रूट करने का मतलब 4/1 है तो 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1, और इक्वल्स टू यहां सीधे हटा दीजिए स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस एल। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया। अब इतनी वैल्यू आई है, थोड़ा हम पे जगह कम है, इसी स्पेस को हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2l इक्वल्स टू l, राइट। सही है, ये l उधर गया तो 2a इक्वल्स टू 3l हो जाएगा। हमें l ही चाहिए ना, l इक्वल्स टू 2a अपॉन 3 हो जाएगा। अरे सही है, आ गया होगा समझ में। हमने एल का मान क्यों निकाला, क्योंकि माना ही किसको है हमने, एल को तो माना है। अरे सही है, तो यहां तक ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बढ़िया से समझ में आ गया। तो एल इज इक्वल टू 2a अपॉन 3, क्योंकि a पहले से क्या था, गिवन था। बढ़िया प्रश्न है, बहुत कम टाइम लगेगा आपका, इतना टाइम भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। आगे बढ़े। ओके, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 10 माइक्रोफेरेड, ये 15 माइक्रोफेरेड है। कितना है, 15। थोड़ा सा यहां पे हम करेक्शन करेंगे, ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा लग गया मेरे से, ठीक है। 15 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 60 वोल्ट का विभवांतर लगाएगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, न्यूमेरिकल प्रश्नों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहां पे देखिए, जब हम इस तरीके से लेते हैं 3 संधारित्र, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये लग गया 60 वोल्ट। कितना लगा, 60 वोल्ट, राइट। C1 कितना है बेटा, 10 माइक्रोफेरेड, ये कितना है, 15 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है, 30 माइक्रोफेरेड। एनी प्रॉब्लम? हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है? तो पहला स्टेप है सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं डाइट करूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/c इक्वल्स टू 1/c1। तो मैं सीधे 10 लिख रहा हूं, प्लस आप एक बार पहले लिखेंगे, लिखना भी है, यहां पे दिया हुआ है, ये इतने संधारित्र दिए हैं, C1 इक्वल्स टू दिस, C1 इक्वल टू ये। आफ्टर दैट आपको लिखना है फॉर्मूला। क्या लिखना है, फॉर्मूला। कि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला होता है, सही है। प्रतिरोधों का ठीक उल्टा होता है। और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे ताकि टाइम हमारा बचे, आपको केवल समझाना है। 30 क्लियर है। अब एलसीएम लेना आता है, 30 ही आएगा। और कितना हो गया, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 से, कुल मिला के 6/30। अरे हो रहा है। C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 30/6। ये ऐसे हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब ये देखिए माइक्रोफेरेड में आएगा, किस में आएगा, तो इसको 5 × 10⁻⁻6। अब ये फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, फेरेड बन जाएगा। माइक्रो का मतलब बता रखा मैंने, माइक्रो मिली सब बता रखा है। पहला स्टेप आ गया। अब इन तीनों में इंडिविजुअली, इसमें क्या होगा, जब सीरीज में लगते हैं तो मैंने आपको बताया सब में जो आवेश होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि यही आवेश रहने वाला है सब में। ये Q की वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए, ये हमने C निकाल रखा ना, अभी हमने C निकाला है। क्या निकाला है, C। अभी हम Q निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें सब में क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है। अभी हमें क्या मिला, इन सब की जगह पे, मतलब इतनों की जगह का हमें क्या मिल चुका है, एक परिणामी, या हम जिसको कहते हैं तुल्य धारिता मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, तुल्य धारिता। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, Q निकालेंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C × V। क्लियर है, C × V। अब Q इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁶ यही है। और V की वैल्यू कितनी है, 60। कितनी है, 60। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये 30 हो गया, और फिर एक 0 और लगा दें, इंटू 10⁻⁻, 2 0 कैंसिल कर लें, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁻⁻4 हो जाएगी। और ये किस में आएगी बेटा, कूलाम में। किस में आएगी, कूलाम में। मिल गया, Q मिल गया ना, क्या मिल गया, Q। अब सीधे समझो, यहां पे सब में Q रहने वाला है। अब देखिए, मान लो
इसका C1 है और इसके रिस्पेक्ट में कितना है वोल्टेज V1। ये है C2 इसके रिस्पेक्ट में क्या है V2 और ये है C3 इसके रिस्पेक्ट में क्या है V3। फिर से बता रहा हूं, जब सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें धारा और आवेश का मान क्या रहता है नियत रहता है, जबकि वोल्टेज का मान प्रत्येक एप्लायंसेस यानी जो भी उपकरण लगाए, चाहे वो संधारित्र है, प्रतिरोध है या कोई और चीज लगाई है, बल्ब लगाए है, सब में क्या होता है अलग अलग होता है। एक में V1 है, एक में V2, एक में V3 है। अब ये मैं जो फॉर्मूला है ये इसी के आधार पर बता रहा हूं। इसमें कितना हो जाएगा C1 V1, इसमें क्या हो जाएगा C2 V2, इसमें क्या हो जाएगा एक फाइंड कर ले, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो जैसे इसमें निकालना है तो मान लीजिए इसमें Q की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू C1 V1। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें C1 की वैल्यू कितनी है दी है ना 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख लूं, सही है। और V1 हमें निकालना है, V1 क्या करना है, सही है। Q हमें पता लग चुका, कितना है Q 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अरे यही है, ये कितना हो गया बेटा 10 टू द पावर माइनस 5 लिख लूं इसको, एक कैंसिल हो जाएगा ना, और ये क्या हो गया V1, क्या हो गया V1। अब V1 निकालना है आपको तो इसको इसमें किसमें जाना पड़ेगा डिवाइड में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कर ले V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5, सही है, क्लियर है ना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो देखो एक बचे, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 30 बचेगा, क्या बचेगा V1 कितना आ गया 30 आ गया, V1 कितना आ गया 30। अब ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे V2, ऐसे ही क्या निकालोगे, सही है। इसी के हिसाब से ये कितना निकला 30, अरे सही है। उसके बाद आप क्या निकालोगे, करके दिखाओ, याद रखें वैल्यूज को है। अच्छा इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, लेते हैं इधर मिटा देते हैं ना, इधर कर लेंगे, फिर यहां पे कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू भी तो चाहिए ना, सही, इतने स्पेस में कर लेते हैं। तो अब हम पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, ये निकल गई V1, क्या निकल गई सीधे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया Q अपॉन क्या लिखेंगे C2, Q कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन C2, ये शॉर्ट तरीके हम सीख चुके हैं। अपॉन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस कितना उसकी वैल्यू C की, हाँ ये कितना है 15 है, कितना है 15, अरे कितना है 15। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ध्यान से देखिए, अब फिर से क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 300, कितना बन जाएगा नहीं बनेगा, और अपॉन में कितना रहेगा 15, और ये कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया, अब देखो 20 आ गया, 30 आ गया, है ना, 50 हो चुका, 10 और आएगा, कितना आएगा 10, वो आप कर लेंगे सॉल्व। तो बढ़िया है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है, क्लियर है ना। बाद में एक बार उसका क्या भी कर लेना, सम भी कर लेना, उन तीनों का सम कितना आना चाहिए 60, क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा, एग्जामिनर की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका देखो 30 आ चुका है, 20 आ चुका है, अब 10 आएगा, क्या आएगा आना ही है क्योंकि नीचे 3 है, 30 हो जाएगा, 10 आएगा। अब देखो सबका सम करेंगे तो कितना बैठ रहा है 60, और 60 ही बैठना चाहिए, क्या बैठना चाहिए, वो 3 भागों में बट गया ना, तो आपको पता लग गया कि मेरा अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो मेरे क्या हो गए क्लियर हो गए, और इससे बेहतर क्या हो सकता है बोर्ड परीक्षाओं में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बड़े प्रश्न है, 3 नंबर में पूछे जाते हैं, आता है आपको तो शॉर्ट में करें तो क्या करना है। कहता है गोलीय कोष है, क्या है गोलीय कोष है, मान लीजिए ये है गोलीय कोष, ये क्या है गोलीय कोष, क्लियर है। गोलीय कोष के बाहर स्थित, उसके बाहर हमें यहाँ पे सेंटर पे, अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जब गोलीय कोष होता है मान लीजिए उसमें +Q आवेश है, क्या है वो +Q आवेश उसके पूरे सरफेस पे समान रूप से क्या हो जाता है वितरित हो जाता है। लेकिन मैंने कहा है कि जो आवेश होगा या द्रव्यमान वाला, जब हम कॉन्सेप्ट पर जैसे द्रव्यमान केंद्र वाला होता है ना, ये सारा का सारा आवेश इस तरीके से व्यवहार करता है कि वो कहां पे है, उसके सेंटर पे है, कहां पे है
सेंटर पे, इस केंद्र पे है। किस पे है? केंद्र पे है। अब हम जो भी लेंगे तो ये बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। अब मान लीजिए यहां से r दूरी पर, कहां पर? r दूरी पर, यहां पर r दूरी पर बाहर है ना बिंदु, एक p बिंदु है जिसमें हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, बहुत मतलब ये मान लीजिए जिस टाइम हम क्लास में पढ़ते थे तो बहुत अच्छे से पढ़ते, क्योंकि उस दिन हमें एक ही टॉपिक पढ़ना होता था और यहाँ पे हमें कम से कम 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक जितने भी हो पाएंगे कवर अप करने, राइट। तो हम यहाँ पे गॉस के नियम का पालन करेंगे और यहाँ पे लेंगे हम एक गॉसियन पृष्ठ। क्या लेंगे? गॉसियन। ये ले लिया हमने गॉसियन पृष्ठ। क्या ले लिया? गॉसियन पृष्ठ। जब गॉसियन पृष्ठ लेते हैं तो इस बिंदु को लेके एक छोटा सा आपको क्या मानना है? हाँ, जिसको हम कहते हैं अल्प क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? डीए। क्या है? डीए। अब डीए जब आपने ले लिया तो इस पे एक क्षेत्रफल सदिश, क्या? क्षेत्रफल सदिश। वो क्षेत्रफल सदिश इस पे बाहर की ओर होगा, जिसको हम कहते हैं डीए वेक्टर। क्लियर है? इसमें वैद्युत क्षेत्र, अब पॉजिटिव चार्ज या वैद्युत क्षेत्र भी कहां होता है? बाहर की ओर। तो ई की डायरेक्शन भी क्या होगी? बाहर की ओर। अब देखो दोनों के दोनों जो गोलीय कोष का हमने भारी बिंदु लिया है, उस बिंदु पर डीए भी बाहर की ओर है, ई भी बाहर की ओर है, दोनों के दोनों लंबवत है और एक दूसरे के दिख भी रहे हैं आपको, या तो समांतर है या तो क्या है? अनुदिश है। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा। बढ़िया हो गया। अब हम लगाएंगे फ्लक्स वाला फॉर्मूला, क्योंकि गॉस का लॉ है तो फ्लक्स की दो वैल्यूज हमको लगानी। एक तो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डीए। सही है? सबसे पहले हम क्या कहते हैं? माना ये गोलीय कोष है, ठीक है ना, उसमें प्लस क्यू चार्ज है, फिर उसके बारे में जो मैंने समझाया यहाँ पे एक्ट करता है। फिर लिखेंगे कि माना एक बिंदु P है जो कि r दूरी पर बाहर स्थित है। कहाँ है? बाहर स्थित है। उसको फिर हमने क्या माना? एक काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? और गॉसियन पृष्ठ में फिर से हम क्या लेते हैं? एक छोटा सा क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स जा रहा है? डी फाई। क्या? डी फाई। और डी फाई की वैल्यू ये है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हर बार के स्टेप है ई डी ए और कॉस क्या करना है? सीधे 0। और यहां पे लिख के देना चूंकि ई और डी, ठीक है, दोनों लंबवत है, एक दूसरे के क्या? समांतर है। क्लियर हो गया? ये मैंने बोल दिया, इतना आप याद रख ले। तो यहां पे केवल वैल्यू आएगी ई डी। ये तो है डी फाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू? अब ऐसे कितने होंगे? इसमें असंख्य बनेंगे। तो इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। तो इसका हम समाकलन करेंगे, ये फाई बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा ई डी ए, राइट। हम क्या कर रहे हैं? इसका समाकलन, टोटल समाकलन कर रहे हैं। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ई की वैल्यू चाहिए, तो ई तो आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा डी ए। ये फाई इक्वल्स टू हो गया। अब इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देकर, कई बार इसको आपने कैपिटल आर लिया तो कैपिटल आर लिखना, स्मॉल लिया है तो स्मॉल। ये वो इस वाले की नहीं है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान रहा हूं, तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल वाला ले लेते। नहीं, जो गॉसियन पृष्ठ है, जो कौन है? गॉसियन। अरे अभी तो हम गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाल लेना, उसका क्या आएगा? एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू हमारे पास ई 4 पाई आर स्क्वायर मिल चुका है, राइट। अब सीधे से बात है, गॉस का नियम लगाना है। गॉस ने क्या कहा था? गॉस ने कहा था कि फाई की वैल्यू क्यू अपॉन क्या होती है? इप्सिलॉन नॉट। यही कहा था ना। तो हम इसी को यूज करेंगे। बहुत बढ़िया है, जोश होना चाहिए। अगर आ रहा है तो बढ़िया बात है ना, इससे पता लग रहा है आप में कॉन्फिडेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? गॉस के नियम के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला जो क्या होता है? हाँ, वैद्युत फ्लक्स का मान इतना होता है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन, सॉरी, हाँ थोड़ा मैं भी जल्दबाजी करने लग गया ना, भावनाओं में बह गया था मैं भी, है ना। ऐसे बहना नहीं है भाई। ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हारे जोश को देखे मेरे में भी जोश आ गया, मैं जल्दी सॉल्व कर गया। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा, राइट। यहां पे कंडीशन क्या है? R इज ग्रेटर देन R। बोलने का मतलब जो उसकी त्रिज्या है गोलीय कोष से, उससे क्या है? ज्यादा है। पहला पार्ट हो गया हमारा, व्यंजक हमने। दूसरे का हमें सीधा आंसर देना है। ये लिखता है अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आपने कहना है गोलीय कोष के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी आवेश नहीं है, अतः अंदर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको और ये 1 नंबर इसका मिलेगा E इक्वल्स टू 0 लिखने का। लेकिन आप बताएंगे उसमें Q इक्वल्स टू क्या है? 0। अंदर यहाँ पे ना ये Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वास्तविक रूप में थोड़ी है, चार्ज है वहां नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, समझ में आ गया? आगे बढ़े। बढ़िया है, आपकी तैयारी ठीक लग रही मुझे, है ना।
तो और आगे बढ़ा जाए। चलिए, विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर से आ गया है, वैसे मैंने अभी बताया था आपको। अरे हाँ है ना, एक बार और कर लेते। विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित, इससे क्या होगा, अक्षीय स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। सही है ना, बहुत इजी है, फटाफट करें। चलिए, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है सेंटर पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है 2l। लिखना कैसे, माना एक द्विध्रुव है ए बी, जिसके ए और बी पर क्रम से -q प्लस q चार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है जिसकी लंबाई कितनी है 2l। अक्ष किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं ना। इस लाइन को या तो इधर को बढ़ा दें या तो इधर को, इसमें डॉट डॉट नहीं आया भाई, वैसे डॉट डॉट आना चाहिए था, है ना। तो इस ये लाइन है, इस लाइन पे हम कोई बिंदु क्या ले रहे हैं, P ले रहे हैं, जो कि कहां से, यहां से सेंटर से r दूरी पर है। कहां से है, सेंटर से, गलती मत करना, सेंटर से क्या है। अब मैंने आपको अभी क्या बताया तरीका, फटाफट, अब क्योंकि अभी फाइनल टच में आपको पता होना चाहिए हमें दूरी तो कहां से चाहिए, प्लस क्यू से चाहिए, तो प्लस क्यू से कितनी हो जाएगी, r माइनस एल हो जाएगी। हमें माइनस क्यू से चाहिए, r प्लस एल हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो ये वैल्यू हो गई है, मतलब हमें अभी तक दूरियां मिल गई, क्या मिल गई, दूरियां ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन में, दोनों इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। यदि आपको वैद्युत क्षेत्र बताना है तो वैद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे आप सीधे लिख दिए P बिंदु पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लिखो। डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर होगी। फिर जब माइनस से कहेंगे तो अंदर की ओर होगी। यहाँ पे हमें विभव निकालना, क्या निकालना, तो हम सीधा लिखेंगे प्लस Q के कारण P पर विभव। क्या लिखेंगे, प्लस Q के कारण P पर विभव। शॉर्ट में लिख रहा हूं, है विभव, अच्छे से लिखेंगे। इसको V1 लिख देते इस बार, है ना। आपकी ख्वाहिश है कि एक बार V1 लिखा जाए, और Q ओवर क्या हो जाएगा बेटा, आप चाहें तो यहां से यहां की डिस्टेंस दे B P लिखे। अरे क्या लिखे, मैं डायरेक्ट लिख दूं R माइनस एल, और होल स्क्वायर तो नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल सही हो गया। इक्वेशन नंबर 1, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप चाहें तो मैंने कहा पॉजिटिव लिखे। क्या लिखे, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव लिखे। ऐसे V2 लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस, इसमें दिक्कत है, अगर गलती हो गई तो समस्या आ जा रही है, माइनस, हाँ क्या हुआ, माइनस Q ओवर R प्लस एल, यही है ना, क्लियर है। इक्वेशन नंबर, अब हम क्या करते थे, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। तो जोड़ दीजिए, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 और इक्वल्स टू 1/4 पाई। देखो ये कॉमन आ रहा है, सीधे कह रहा हूं Q भी कॉमन ले लो, किसको भी ले लो, 1 क्या हो जाएगा, R माइनस एल। अब ये देखिए माइनस 1 R प्लस एल, कितनों की समझ में आया, इसमें माइनस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, R माइनस एल और माइनस ये, सही हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे आप, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल माइनस R माइनस का प्लस अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कितनों की समझ में आया, इसको भी थोड़ा शॉर्ट किया मैंने, ठीक है ना। 1/a 1/b, इसका यहां मल्टीपल कर दिया, यहां नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव, R से एल हो गया, सही है। तो यहां पे क्या बच रहा है, Q ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बच रहा है, और इधर से बच रहा है 2l, क्या बच रहा है, 2l बच रहा है ना, और अपॉन क्या बच रहा है बच्चा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बच रहा है। कुल मिला के ये यहाँ पे सही से नहीं आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे बच रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, हाँ 2ql अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखा जाए तो यही है परिणामी विभव, परिणामी विभव यही है। लेकिन इसको हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये P हो जाएगा, 2ql को क्या कहा था मैंने, P, और अपॉन क्या बचेगा, R स्क्वायर। तो देख लीजिए ये वैल्यू आपके पास आ रही है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक और प्रश्न हमने कर लिया है, आगे बढ़े जी सर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा 1 नंबर में पूछा गया है। एक गोलाकार चालक का व्यास 1 मीटर है, इसकी धारिता कितनी होगी, एनी आइडिया बताएं।
कौन सा सूत्र? यस, तो जो गोला होता है ना, गोले की धारिता का सूत्र होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R मीन्स त्रिज्या। अब गलती क्या होगी, कई बार वहां पे हम जल्दबाजी करेंगे, ठीक है ना। वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है व्यास। क्या दे रखा है? व्यास। उसको पहले हमें क्या करना है, रेडियस करनी है। क्या करनी है? रेडियस। अरे सही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू, यहीं पे निकाल लो 1/2 मीटर। क्लियर है? अब देखिए C इक्वल्स टू 4 पाई, इसकी वैल्यू पता है आपको, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो होती है 9 × 10⁹, तो 4 पाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, नहीं हो जाएगी 9 × 10⁹। क्लियर है? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1/9 × 10⁹ इंटू 1/2। सही है? यहां से आगे सॉल्व कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, ठीक है। हो कितना जाएगा, 1/18 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻9 हो जाएगा ऊपर जाके। सही है? उसके बाद इसको सॉल्व करना, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, फैरेड में। किस में आएगा, फैरेड में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम तथा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की स्थितियों का उल्लेख कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं। देखिए ये कहते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, तो हम जो पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र का, ये स्थितिकी तो उसी में पढ़ा जाता है। द्विध्रुव की न्यूनतम तथा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की स्थितियों, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू स्थितिज ऊर्जा पूछी है ना, उसी को हम कार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखो W इज इक्वल्स टू होता है PE, है पता, cos θ2 माइनस cos θ1। कुछ बुक में आपको यह भी मिल सकता है PE cos θ। क्लियर है? फिर यहां पे नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव लगा होगा। क्या लगा होगा? नेगेटिव लगा होगा। सही है? अब cos θ है, क्या है? cos θ। यहां पे थीटा के 3 वैल्यूज पे आप फोकस करेंगे, 180 पे करेंगे, 0 पे करेंगे, और θ इक्वल्स टू 90 पे करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे जो स्थिति होती है, ये कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम तथा अधिकतम स्थिति ऊर्जा। एक तो न्यूनतम बतानी है और एक क्या बतानी है, अधिकतम। तो पहले कंडीशन क्या है, अगर आप अधिकतम के ले जाएंगे तो P इक्वल्स टू PE, मान लीजिए cos θ2 0 है, क्या है, और ये cos 180 है, क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर आप कर पाएंगे। ये 1 आएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। पता है ना 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना होगा, 2PE हो जाएगा। राइट? ये मैक्सिमम है, क्या है। तो मैक्सिमम कितने पे होती है, 180 पे। कितने पे होती है, 180 डिग्री पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है। अधिकतम होती है, क्या होती है। और न्यूनतम कब होगी, जब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो शून्य हो जाएगी। अरे सही है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ इक्वल्स टू 0 डिग्री पे क्या होती है, न्यूनतम। 90 पे नहीं है। इसका मैं एक कारण भी बताता हूं। मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या है, और ये द्विध्रुव रखा है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। तो बहुत संतुलित रहता है, क्योंकि ये वाला बल इधर को लगता है, ये वाला बल इधर को। तो इसको हम ये भी कहते हैं संतुलन की, मैक्सिमम संतुलन की अवस्था है। कैसी है, क्योंकि इस पे उधर को लग रहा है, इस पे इधर को लग रहा है, दोनों बलों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। 180 पे क्या होता है, ये घूम के यहां आ जाता है, इसका बल उधर को लग रहा है, उसका बल इधर को, तो ये असंतुलन की अवस्था हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो घूमना चाहता है उस स्थिति से। अस्थायी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्थायी। बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा है, इससे पता लगता है कि आपने पढ़ा है। अब ये आ गया नेक्स्ट प्रश्न, +Q +2Q व -4Q कूलाम के 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। यदि Q बराबर इतना है तथा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 0.10 मीटर हो, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कोई आइडिया है, बताएं फिर। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आते हैं समबाहु त्रिभुज में। किसमें आते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना समबाहु त्रिभुज क्या होता है। मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि ये कभी कभी बल भी पूछा जाता है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से पता। समबाहु का मतलब है ये भुजा अगर ये A है, ये भी A ही होगी, ये भी क्या होगी, A होगी। राइट? इसमें और भी विशेषता है, इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। उसकी खैर यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 आवेश, ये Q1 आवेश है, ये क्या है,
Q2 है और ये क्या है Q3। मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जैसे हम इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा जब निकालते हैं, मान लीजिए U1 है तो 1 अपॉन क्या हो जाता है 4 पाई Q1 Q2 अपॉन ये AB वाली डिस्टेंस आती है। कौन सी वाली आती है? AB वाली। ऐसे ही जब U2 निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई, ठीक है, U2। अब ये मान लीजिए इन दोनों के बीच निकालना है तो ये क्या हो जाएगा Q2 Q3 और BC हो जाएगा, राइट। और जब U3 निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q3 और कितना हो जाएगा AC, राइट। अब देखो जैसे विभव है या पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा है, ये है अदिश राशि, क्या है? तो इनका कुल जो योग होता है वो इन सब का सम होता है, U1 प्लस U2 प्लस U3। सही है। मजेदार देखिए क्या है, इन सब में ये कॉमन है, सबके जो अपॉन में, जैसे वो AB है, BC है या AC है, ये भी क्या रहेगा कॉमन रहेगा, क्योंकि सबकी भुजा क्या है A है। क्या है? A है। तो बोर्ड परीक्षाओं में आपको बचाना है अपना समय, आप सीधे इसको क्या लिखेंगे, करेंगे तो तरीके से ही ना, गिवन ये दिया है जो भी है, लेकिन मैं सीधे कह रहा हूं कि आप ये कर सकते हैं 1 अपॉन, समझा दिया ना पूरा, क्लियर हो गया, Q1 Q2 अपॉन भुजा संभावित, Q2 Q3 भुजा और Q3 Q1 भुजा। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट। सबके अपॉन में ये A आ जाएगा। क्लियर है? और इनको जोड़ दीजिए, मल्टीपल करते रहे और क्या कर दे, जोड़ दे। पहले इनको जोड़ दे, ये देखो यहां मल्टीपल करें हम तो ये Q कितना हो गया 2Q स्क्वायर, आ रहा समझ में। और फिर इसका मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8Q स्क्वायर, है ना। और फिर इसका और इसका होगा तो क्या हो जाएगा +4Q स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हम ऑलरेडी यहां ले चुके हैं। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना बच रहा है 10 माइनस का 10 कितना, अरे बच रहा नहीं बच रहा, तो यहां पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 0.1। सही है? क्लियर है ना। और इनटू यहां पे कितना बच रहा है, इनटू कह रहा था मैं, ये कितना हो गया, अरे माइनस माइनस कितना हो गया, -12 हो गया, 2 ये तो माइनस का 10Q स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब सॉल्व करना है, क्या करेंगे, एक 10 ये है, एक इसको है ना, एक ये हो गया, तो ये 9 है, कितना हो गया 10 हो जाएगा 10 टू द पावर, एक ये है तो इनको काट दो, चाहे तो इसको क्या कर, नहीं ये भी कटेगा नहीं, ये भी कहाँ आएगा ऊपर, पॉइंट में नीचे है ना। पॉइंट का मतलब ये गलतियां होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूं मुझसे तक गलती हो जा रही है, तो ये 0.10 है क्या, राइट, या 10 बोलते हैं हम जिसको, 0.1 ही लिखा है मैंने, ये दिया था ना, तो 10 तो नहीं पढ़ेंगे उसको, 10 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 10। तो इस 0 को हटा देना, पहले क्या कर देना 0 को हटा, तो ये कुल मिला के 10 टू पावर -1 है, 10 टू द पावर -1 है, ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 11 हो गया, कितना हो गया 9 10 ये है, इंटू अब Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7, एक बार और होगा तो 10 टू द पावर -7, समझ में आया, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -7 मैंने 2 बार लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 14, राइट, और 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 3। सही है। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ऊर्जा की, ऊर्जा ही तो निकल रही है, तो ये मिली लिख सकता है, मिली जूल हो गए, क्या हो गया मिली जूल, अरे है ना, -9 मिली जूल, ये वैल्यू हो गई, बस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े। एक √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर, राइट, 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये माइनस में है, तथा ये के आवेश रखे हैं, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर है? इसका भी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हमारे पास एक क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ग, क्या दिया गया है वर्ग। वर्ग की विशेषता क्या होती है, ए है, ए है, ए है, ए है, और ये होते हैं इसके विकर्ण। विकर्ण कितना होता है पता है आपको, √2 इंटू भुजा,
भुजा क्या है यहाँ पे, ए, फिलहाल क्या है, ए है, बाद में हम वैल्यू देखा, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जो विकर्ण है उनके क्रॉसिंग पॉइंट, यानी कि ये वाला बिंदु, ये होता है इसका सेंटर। क्या होता है, सेंटर। यहाँ पे इसका सेंटर है, ये क्या है, और सेंटर तक की डिस्टेंस हमें चाहिए। ध्यान देना, हम गलती करते हैं यहाँ पे। कहां तक की चाहिए, सेंटर तक की। तो सेंटर तक की डिस्टेंस, पहले तो विकर्ण पता है, विकर्ण कितना होता है, ये विकर्ण होता है उसका, क्या होता है, विकर्ण। अरे सही है, विकर्ण कितना हो गया, √2a। हमें क्या चाहिए, सेंटर। सेंटर तक की दूरी, उसका भी क्या हो जाएगी, आधा, उसका भी क्या हो जाएगी, आधा। ध्यान से देखिए, मैं पहले यही निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू √2 इंटू √2। समझ में आया, ये √2 ही दे रखा ना, क्लियर है। तो √2 कितना हो गया, 1/2, और ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी 1 आ रहा है। क्या रहा, बहुत बढ़िया हो गया, ये कैलकुलेशन तो हमारा बच गया, यानी कि ये डिस्टेंस 1 1 1 1। सही है। अब हमें चाहिए क्या, यहां से एक आवेश होगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है, Q3 है, ये क्या है, Q4 है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां से यहां का फॉर्मूला आप जैसे Q1 के लिए लिखेंगे तो V1 = 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस। कौन सी वाली डिस्टेंस, ये मान लो O है, ये A है, OA चाहिए। क्या चाहिए, या ये चाहिए। क्लियर है। अब यहां पे क्या स्थिति है, 1/4πε0 Q ओवर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, ऐसे ही Q2 आएगा, सारी वैल्यूज आएंगे। सही है। V2 क्या होगा, एक दो वैल्यू और लिखता हूं, 1/4πε0 Q2/1। सही है। V3 क्या आएगा, 1/4πε0 Q3/1। सही है। अब हम टोटल जब निकाल रहे होंगे, मैंने V4 नहीं निकाला, तो वो हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। आपको समझ में आ रहा है, पक्का। तो V1 1/4πε0, ये आ जाएगा सब में कॉमन, यहां भी है, यहां भी है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है ना, कॉमन आ जाएगा। Q1 Q2 Q। अब ये क्या बचेगा, Q1 अपॉन, अगर अलग अलग डिस्टेंस होती तो अलग अलग आती, यहां पे अलग है ही नहीं, तो Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा और Q4 हो जाएगा। सही है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो कुल मिला के इन सबको जोड़ दीजिए आप, ये दिख रहा है आपको, 3 2 -3 और 4, सब में 10⁻⁹ भी है, ये भी बहुत कॉमन है। कभी कभी क्या करता है, बच्चों को चेक करने के लिए इनमें थोड़ा सा क्या कर देता है, हाँ ऊपर नीचे कर दे। यहाँ पे बढ़िया है, सब में 10⁻⁻ क्या है, तो सीधा ऐड कर दीजिए। 3 है, 3 और 2 कितना हो गया, 5, फिर -3, तो फिर से 2 बचेगा, और फिर 4, तो 6 हो गया। क्या हो गया, 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू हो रही है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, इंटू आप कर लेना है इसको, ये कितना आ रहा है, 6 × 10⁻⁹। अच्छा है ना। ये देखो, ये दोनों क्या हो गया, राइट, और ये 54 ही होता है, 54, और क्या चाहिए हमें, वोल्ट, तो वोल्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करें, मजा आ रहा है ना। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस है ना, और शॉर्ट ट्रिक करके आप इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10⁻⁻10 ग्राम है तथा जिस पर 2.4 × 10⁻28 कूलाम आवेश है, दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में रखी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात। विभवांतर पूछा गया, क्या पूछा गया, सही है। दो प्लेटों के बीच में एक बूंद बैलेंस है, मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है, एक क्या है, नेगेटिव। इनमें एक ये ड्रॉप है, ये बैलेंस है। क्या है, जब ये बैलेंस होती है बेटा, इसमें देखो क्या क्या लगता है, एक बल लग रहा होगा जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, mg, उसका वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा। और उसी टाइम पे एक बल, क्योंकि संतुलन की अवस्था है, QE, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल, वो कहां को लग रहा होगा, ऊपर की ओर, तभी तो बैलेंस होगा ना। क्लियर है। तो पहले तो इन दो बलों को बैलेंस का मतलब बराबर रखना है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप सीधे लिखेंगे mg = QE। यहां से E मिल जाएगा आपको, E = हो जाएगा mg/Q, राइट। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.8 × 10⁻10 × 10⁻3। किस किस को समझ में आया। ये किस में दे रखी है, ग्राम में। हमें केजी में बदलना है तो 10⁻³ से और करना पड़ेगा, राइट।
जी की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए मैं 10 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? अमूमन 10 ही देगा, नहीं तो 9.8 ले लेना। कितना ले लेना? ओके। और यहां पे आवेश दिया है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -28। यहां तक कोई दिक्कत? ई निकालना हमको, पहले क्या निकालना है? ई निकालना है। सही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये बढ़िया देर का कैलकुलेशन, 2 टाइम। कितने टाइम हो रहा ना? अब केवल किसका कैलकुलेशन रह गया? ये 10 टू पावर -13 बन चुका है? नहीं बन चुका है। ये 28 ऊपर आएगा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो रहा ना? माइनस का 13 प्लस का 28 प्लस का 15। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे भाई, बाद में मत बोलना। तो यहां पे क्या होगा बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर 15 और क्या आ गया? ये क्या हो जाएगा? मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ये भी पता होना चाहिए। ई मिल गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है, ये प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस माना L है। क्या है? तो विभवांतर V इक्वल्स टू क्या हो जाता है? E इंटू L। पक्का 100%? सही है। E इंटू L। तो अब हमारे पास कितना सेंटीमीटर देर का? 1 सेंटीमीटर। कितना देर का? तो V निकालना कितना आसान है। V इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू कितना है वो? 1 सेंटीमीटर है ना? तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखेंगे आप उसको। मीटर में चेंज करना है इसको भी। किस में चेंज करना है? मीटर में। तो 2 और कम हो जाएंगे। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख लेते हैं V की वैल्यू। V इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 13 और वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये आंसर भी आ गया।